Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is Modern History MCQ Marathon Series. इसमें हमने 2 पार्ट्स कर लिया ऑलरेडी और ये पार्ट 3rd है. तो क्वेश्चन नंबर 56 तक हमने कर लिया था एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स एंड रेस्पेक्ट एंड लव एंड आई एम गेटिंग सो मच ऑफ अफेक्शन. बहुत सारे ईमेल्स भी मिलते हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने चेक किए. थैंक यू सो मच वंस अगेन. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज हम क्वेश्चन नंबर 27 से आगे 100 क्वेश्चन तक बराबर करेंगे और होप सो ये वीडियो कंटिन्यू ज़्यादा समय तक लंबा चलता रहे. और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसके बाद 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज द राइट वन एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेक पार्ट एक्टिवली इन दिस सेशन सो दैट कि आपको ये याद रहे और यस राइट एट लास्ट कि आपको कितने सही हुए और कितने गलत. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 57 इज हेयर. ठीक. So question है which of the following combinations of important Indian revolutionary organizations and their place of occurrence is matched correctly. जो Indian revolutionary organizations बहुत सारी बनी थी और कौन organization कहाँ पे बनी थी इसमें कौन सा correctly मैच करके है. तो सबसे पहले लिखा गया है अनुशीलन समिति के बारे में कि वो मेदिनीपुर में स्टार्ट हुई. सेकंड हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर. थर्ड मित्र मेला पंजाब. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आप बोलो कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच किया गया. ऑप्शन ए ओनली 1, ओनली 2, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो क्वेश्चन नंबर 57. सो इसमें जो है पहले 2 सही करेक्टली मैच करके हैं. हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर में इसको एस्टैब्लिश किया गया और अनुशीलन समिति मेदिनीपुर में थी. ठीक है. तो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. Which of the following combinations of revolutionary events and their year of occurrence is wrongly matched? क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ा करें. एग्जाम में भी कभी नॉट होता है, कभी ओनली होता है, कभी रॉन्ग होता है. तो आपको लगता है शायद करेक्टली मैच्ड होगा, ट्रू देखना होगा. ठीक है. तो इस पे ध्यान रखा करें. यहाँ पे देखो वर्ड रॉन्गली मैच्ड. ठीक है. तो रेवोल्यूशनरी इवेंट्स कहाँ पे जो हुई, किस ईयर में हुई, क्या सही मैच करके है आप चूज करना है आपको. अटेम्प्ट टू मर्डर हार्डिंग जो कि वाइसराय था 1912 में हुआ. क्या ये सही है? अच्छा. असेंबली बॉम्ब केस 1929 में हुआ. क्या ये सही है? चिटागोंग आर्मरी डिकोस्टी 1940 में हुआ. क्या है सही? तो इनमें से हमें रॉन्ग देखना है, रॉन्ग कौन सा है. तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल डिसोबीडियंस के टाइम जब 1930s में सिविल डिसोबीडियंस के टाइम चिटागोंग आर्मरी डिकोस्टी आर्मी रेड हुई थी तो वो 1930 में हुआ था, 1940 में नहीं हुआ. तो ऑप्शन सी जो है ये रॉन्ग है. ठीक है. सो 58 का ऑप्शन ए है. ओनली 3, सिर्फ 3 रॉन्ग है. ये तो सही है. हार्डिंग जो 1911 टाइप तक ये थे क्या थे वाइसराय थे 1912 में, उस पर क्या अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया और असेंबली बॉम्ब केस भी 1929 में आया था. ठीक है. तो ऑप्शन 3 इज अ रॉन्गली करेक्ट, ये रॉन्गली मैच्ड. ठीक है. Question 59. Which of the following Governor General is known for abolishing the sati system in the year 1829? आपको पता है राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ज़्यादा इस पे बात उठाई थी और किस गवर्नर जनरल ने इसको एबॉलिश करने की कोशिश एबॉलिश किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेल्लेसली, लॉर्ड विलियम बेंडिक. ऑब्वियसली अगर आपको पता होगा इनमें से कौन सा वाइसराय 1829 के अराउंड था क्योंकि कर्जन पार्टीशन के टाइम था, है ना. शाबाश. अच्छा. ये लॉर्ड विलियम बेंडिक ने एबॉलिश किया सती सिस्टम. जब जो है शोहर किसी का डेथ होता था हस्बैंड का और बीवी को जिंदा जलाते थे. द साइमन कमीशन विच केम टू इंडिया इन द ईयर 1928 वॉज बाइकॉटेड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. साइमन कमीशन को बाइकॉट क्यों किया गया था? इसको साइमन कमीशन को बनाया गया था 1927 में सॉरी, और फिर ये इंडिया आया था 1928 और इसको बाइकॉट क्यों किया गया था? ऑप्शंस आर सर जॉन साइमन हु स्टार्टेड इट वॉज वेरी अनपॉपुलर, फेलियर ऑफ मोंटेगो चेबल्सफोर्ड रिफॉर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ नेशनलिस्ट इन प्रिजन, एंड ऑप्शन 4 इज all its members were Englishmen. Choose the correct option. तो ये सबको पता है इसमें 7 मेंबर्स इन ऑल द 7 मेंबर्स वर वाइट, वो सारे इंग्लिशमैन थे और हिंदुस्तानी इसमें से कोई नहीं था, इसलिए सब सेक्शंस ने इसको साइमन कमीशन को बाइकआउट किया. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सरदार उधम सिंह एन इंडियन पैट्रियट फ्रॉम पंजाब शॉट डाउन जनरल ओ डायर इन लंदन इन. जो सरदार उधम सिंह है ना उसी ने फिर जनरल डायर को मारा लंदन में, जिस डायर के टाइम पे क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में सैकर हुआ था. और किस साल में इसने क्या किया था, इसको मारा था? ऑप्शंस आर 1940, 1945, 1956, 1948. चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसको मारा गया था 1940 में.
ठीक है, शाबाश। और बेसिकली ये जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 1913 में हुआ था क्या? 1919 में, सॉरी 13 अप्रैल है ना, 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन ये हुआ था, ठीक है, शाबाश। उधम सिंह ने फिर उसको मारा, जनरल डायर को। तो हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन द ईयर 1919? इनमें से किसने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी 1919 में? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, बोथ बी एंड सी। तो किसने किया था खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट 1919 में? आप सबको ये पता होगा, पढ़ा होगा सबने। मोहम्मद अली ने भी और शौकत अली ने भी, दो भाई थे, ब्रदर्स थे, तो बोथ बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, शाबाश। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड एन एक्ट इन विच ईयर दैट एनेबल्ड द हिंदू विडोज टू रीमैरी? तो हिंदू रिमेरेज वाला एक्ट कब पास किया गया था? जो हिंदू विडोज थी उसको अलो किया था इस एक्ट के द्वारा, उनको आप फिर से शादी कर सकते हैं। तो आप सबको ये पता होना चाहिए 1865, 1867, 1856, 18 जो है 1869, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी बहुत काम किया था इस पर। तो ये किया गया था 1856 में, विडोज रिमैरेज एक्ट आया था 1856 में, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद Which among the following Governor General made remarkable contribution to the development of local self government? Local self government में सबसे ज़्यादा contribution किस गवर्नर जनरल का रहा? अच्छा, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इल्गिन सेकंड, लॉर्ड चैमल्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने बहुत ज़्यादा काम किया इस बारे में, इस फील्ड में, तो इसी ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। Question number 65. Who among the following started an all-India campaign for restoring the entrance age 20 of 21 and simultaneous ICS examination in India? तो किसने सबसे इंडिया ऑल इंडिया कैंपेन स्टार्ट की थी इसके लिए? क्यों? क्योंकि लॉर्ड लीटन के टाइम इस एज को जो मतलब सिविल सर्विसेज की एज रखी गई थी वो 19 तक कर दी गई थी, बहुत कम कर दी गई थी। तो फिर एजुकेशन स्टार्ट हुई कि इसको वापस 21 करो और साइमल्टेनियस यहाँ पे भी एग्ज़ाम करो, क्योंकि लंदन तो जाना हर एक अफोर्ड नहीं करेगा। तो किसने की थी ये ऑल इंडिया लेवल पे स्टार्ट ये कैंपेन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। तो ऑप्शंस आर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष, विलियम लोगान। तो ये किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एस.एन. बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने स्टार्ट किया था। स्वामी विवेकानंदा अटेंडेड द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड इन चिकागो इन विच ईयर? किस साल में स्वामी विवेकानंदा ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को अटेंड किया था? और बहुत ही ज़्यादा असर उसकी एड्रेस का हुआ वहाँ पे, और उसने दिखाया उनको कि इंडियन जो स्पिरिचुअलिज्म है वो कैसे ज़रूरी है एक इंसान के लिए। सिर्फ मॉडर्नाइजेशन ही काफ़ी नहीं है, बैलेंस होना चाहिए मॉडर्नाइजेशन और स्पिरिचुअलिज्म में, ठीक है। ऑप्शंस आर 1893, 1888, 1876 and 1882. Choose the correct option. तो 1893 में इसने अटेंड किया था। 1893 is the right answer. The Theosophical Society is an organization formed in which year to advance the spiritual principles and search for truth, known as Theosophy. Theosophical Society जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि एनी बेसेंट भी इसके साथ, ऑकल्ट और एच.वी. बालास्कटवाई मैडम जो थी वो भी इसके साथ एसोसिएटेड थे। ये कब बनाई गई? ठीक है, 1843, 1875, 1855, 1862। तो थियोसॉफी के बारे में जो है, सच्चाई के बारे में पे काम करती है, और इसको इंडिया के जो कल्चर है उसको इनको वो अच्छा लगता था, उसको प्रमोट करने के लिए भी उसको भी ये बहुत मानते थे, ठीक है। तो ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1875 में, इसी के अराउंड, ठीक है, 1875 के अराउंड। तो क्वेश्चन नंबर 68, Which among the following Governor General founded the Asiatic Society of Bengal with William Jones in 1764? आपको पता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1784 में बनी थी, वो विलियम जोन्स ने बनाई थी। और कौन गवर्नर जनरल था उस टाइम पे और किसने इसका साथ दिया? ठीक है, सो सर जॉन शोरे, वेरिन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमरेस्ट, लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसमें वेरिन हेस्टिंग्स के टाइम पे बनाया गया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 69,
Which one of the following Governor General known as a father of civil service in India? इनमें से father of civil services किसको बोला जाता है? Options are Lord William Bentinck, Lord Ellenberg, Lord Dalhousie, Lord Cornwallis. Choose the correct option. बहुत सारों को ये पता होगा, जिसको नहीं पता होगा तो फिर उसकी प्रिपरेशन सही नहीं है. तो ये बोला जाता है किसको? शाबाश, लॉर्ड कॉर्नवेल्स को. इसने सिविल सर्विस कोड दिया था, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवेल्स इज द राइट आंसर. और लॉर्ड डलहौजी जो है, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए मशहूर है, और रेलवे भी इसी के टाइम पे आ गया और टेलीग्राफ भी इसी के टाइम पे आ गया. लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो एंटी सती, उसने सती को बैन किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है. ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस. आई एम हैप्पी ऑन सीइंग योर राइट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स. Question number 70. Which among the following Governor General started the subsidiary alliance system to achieve British paramountcy in India? Subsidiary alliance किसने start की थी, किस Governor General ने? So options are Lord Curzon, Lord Mayo, Lord Wellesley, Lord Canning. Choose the correct option. किसने किया था subsidiary alliance को start? Lord Wellesley ने किया था. ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली इज द राइट आंसर. जो लॉर्ड कैनिंग है ना, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे रिवोल्ट हुआ था क्या? हाँ, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे रिवोल्ट हुआ था, और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पार्टीशन हुआ था. ठीक है, शाबाश. लॉर्ड डुफरिन के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, है ना. अच्छा, in which of the following movement all the top leaders of the Congress were arrested by the British government? इनमें से किस मूवमेंट में सारे टॉप लीडर्स कांग्रेस के अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? ठीक है, ऑप्शंस आर क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, होम रूल लीग एजिटेशन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इनमें से कौन सी मूवमेंट ऐसी है जिसमें सारे टॉप लीडर्स ऑफ द कांग्रेस जो है उनको अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? तो इनमें से कौन सी है? क्विट इंडिया मूवमेंट में. ये फिर लीडर लेस मूवमेंट बनी थी, फिर मास मूवमेंट बनी थी, लोगों ने खुद फिर इसको कैरी फॉरवर्ड किया. तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट, है ना. 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुई थी. तो क्विट इंडिया मूवमेंट में सब लीडर्स को अरेस्ट किया गया था. 9 अगस्त को सुबह सब लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, महात्मा गांधी को भी. क्वेश्चन 72. Which of the following commission was formed after the incidents of the Jallianwala Bagh massacre? Jallianwala Bagh massacre के बाद किस वाले कमीशन को बनाया गया था सो दैट कि इस पे वो इंक्वायरी करे? इंक्वायरी कमीशन, रीडिंग कमीशन, मोटेगो कमीशन, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये बनाया गया था, ऑप्शन सबको पता होगा, हंटर कमीशन बनाया गया था. ठीक है, शाबाश, हंटर कमीशन इज द राइट आंसर. खेदा सत्याग्रह इन विच गांधी जी वॉज स्पिरिचुअल हेड ऑफ द स्ट्रगल टुक प्लेस इन विच स्टेट? खेदा सत्याग्रह जो है गांधी जी ने वो स्टार्ट किया था, वो किस स्टेट में हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात. चूज द करेक्ट ऑप्शन. जो खेदा सत्याग्रह हुआ था ना, वो हुआ था गुजरात में. ठीक है, पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद हुआ था खेदा सत्याग्रह. Which movement was led by Gandhiji after Jallianwala Bagh massacre and that lasted from 1920 to 1922? कौन सी मूवमेंट इस टाइम पीरियड में लॉन्च की थी, जो है लेड की थी महात्मा गांधी जी ने? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड, वेरी नाइस. ऑप्शन सी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई थी. फिर जब चोरी चोरी इंसिडेंट हुआ था 1922 में, फिर इसको बंद किया गया था. Question number 75. Which of the following factors did not lead to the initiation of the non-cooperation movement by Gandhiji in 1920? Which of the following factors did not lead to the initiation? अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे, जो रीज़न नहीं है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसी रीज़न के बेसिस पे स्टार्ट की गई थी, तो इनमें से वो रीज़न कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा रीज़न नहीं था? ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल,
रोलॉट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो कौन सा फैक्टर की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था और कौन से फैक्टर की वजह से नहीं किया गया था? मैंने आपको बोला ना कि क्वेश्चन में नॉट देखना, ओनली देखना, रॉन्ग देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आता है लेकिन आके भी फिर आप गलत करते हैं। तो आपको पता है जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ था, तो ऑब्वियसली हंटर कमीशन की रिपोर्ट की वजह से भी फिर गुस्सा था इनमें, तो जो पंजाब में गलत किया इन्होंने, तो उस बेसिस पे भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ये भी एक फैक्टर था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का। खिलाफत मूवमेंट जो है वो भी 1919 में स्टार्ट की गई थी। रोल आउट एक्ट 1919 में आया था, जिसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है। तो ये तीनों फैक्टर्स की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल तो बहुत पहले हुआ था, ठीक है, 1905 के अराउंड। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल फैक्टर नहीं था इसके लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, शाबाश, यहाँ तक समझ आया? वेरी गुड। विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इज रिगार्डेड द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया? किस गवर्नर जनरल को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, जिसकी वजह से मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में ज़्यादा आई, ठीक है? अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंडिक, लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड डेलहौजी, एंड फोर्थ वन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंडिक, क्योंकि इसके टाइम पे क्या किया गया, बोला गया सिर्फ एलिजिबल है जॉब के लिए वो वाले लोग जिनको इंग्लिश आती है। तो उस वजह से क्या हुआ, थ्रस्ट मिला है एक इंग्लिश को, सब भी लगे उसके पीछे, तो इसलिए इसको ये टैग मिला गया है, दिया गया है। Question 77. Who among the following passed the famous press law which liberated the press in India? अच्छा, फेमस जिसकी वजह से प्रेस को बहुत मतलब कर्व किया गया था। फिर किसने इनमें से किस गवर्नर जनरल ने फिर प्रेस लॉ ऐसा दिया जिसने थोड़ा सा लिबरेट किया उस प्रेस को? ऑप्शंस और लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डेलहौजी, सर चार्ल्स मैटकैफी, लॉर्ड एलनबर्ग। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबको पता है लिबरेटिंग एक्ट ऑफ दिस मैटकैफी, लिबरेटिंग एक्ट बाय प्रेस लिबरेटिंग एक्ट बाय मैटकैफी, सर चार्ल्स मैटकैफी ने उसको थोड़ा सा लिबरेट किया, ठीक है। क्वेश्चन 78. Who among the following was the last governor general of India who passed the act of 1858 which ended the rule of East India Company? मैंने अभी आपको ये बताया, रिवोल्ट के टाइम जो था। तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके टाइम पे कौन सा एक्ट आया, 1858 एक्ट आया, और जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके रूल को एंड किया? लॉर्ड लैंसटोनी, लॉर्ड नॉर्थब्रूक, लॉर्ड एलिंगटन फर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द राइट ऑप्शन इज रिवोल्ट के टाइम पे भी वही गवर्नर जनरल था। फिर जब 1858 एक्ट आया उसमें उसका टाइटल चेंज किया गया, गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया गया और क्राउन के हाथ में सारा ट्रांसफर कर दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। लॉर्ड कैनिंग ही वो गवर्नर जनरल थे जिसको फिर वाइसराय बना दिया गया, जिसके टाइम पे 1858 वाला एक्ट आया था, ठीक है, शाबाश। Moving to another question. Who was the Viceroy of British India during the non-cooperation movement launched under the leadership of Gandhi जी? Non-cooperation movement 1920 to 22 आई थी, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? इसका वाइसराय कौन था इंडिया का? कौन था वाइसराय उस टाइम पे? 79 क्वेश्चन का आंसर क्या है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चैमल्सफोर्ड। कौन था? क्या बोल सकते हैं? लॉर्ड चैमल्सफोर्ड। 1919 में ही लॉर्ड चैमल्सफोर्ड आए थे, ठीक है, शाबाश। Who among the following was the president of कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी विच वॉज लेड डाउन इन 1923? 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई गई थी, और इनमें से कौन था प्रेसिडेंट उसका? ठीक है, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास मतलब CR दास, एंड नरसिम्हा चिंतामन केलकर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सबको ये पता होगा CR दास इसके प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू भी इसके साथ थे, ठीक है। 81. Who among the following was the only viceroy to be murdered in office by the convict in Andamans in 1872? अंडमान निकोबार में एक वाइसराय को, जो कि अभी ऑफिस में ही था, उसको मारा गया, उसका मर्डर किया गया, और इनमें से कौन है वो? इससे पहले भी मैंने एक दो बार आपको इसके बारे में बताया है। लॉर्ड मॉयर, लॉर्ड एलनबर्ग, लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1872 में किसको मर्डर किया गया था? लॉर्ड मॉयो का मर्डर हुआ था अंडमान्स में, ठीक है।
Which of the following Governor General proposed the plan of statutory civil service in 1878 to 79 and lowered the maximum age limit from 21 to 19 years? तो किस गवर्नर जनरल के टाइम ने किस गवर्नर जनरल ने प्रपोज किया स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज 1878-79 में, और जिसने 21 ईयर्स ऑफ एज जो थी ना मिनिमम एज उसको भी कम करके 19 ईयर्स तक लाया? ऑप्शंस आर सर जॉन शोरी, वैरेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहेरेस्ट, लॉर्ड लीटन। मैंने आपको इससे पहले भी ये बताया, लॉर्ड लीटन ने बहुत खतरनाक लॉज लाए थे, उसमें से एक ये भी था, उसने एज और भी कम की थी, 19 ईयर्स तक लाया था। और इसके टाइम पे वर्निकुलर प्रेस एक्ट भी आया था जिसको हम गैगिंग एक्ट बोलते हैं, तो लॉर्ड लीटन ने ऐसा किया था। ठीक है, शाबाश। Question number 83. The Delhi conspiracy case of 1912 was meant to assassinate which of the following viceroys of India? जो दिल्ली conspiracy case हुआ 1912 में, उसमें किस वाइसराय को assassinate करना था, किस वाइसराय का मर्डर करना था? तो ऑप्शंस आर लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग। 1912 के आसपास कौन था? ऑब्वियसली ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड, एक सेकेंड, 1912 के टाइम कौन था? 1912 के टाइम 1911 में जो है लॉर्ड हर्डिंग थे ना, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने पार्टनर बंगाल को ख़त्म किया था। तो 1912 के टाइम इसी को, जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस है, इसी को ये असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी, लॉर्ड हर्डिंग को। ठीक है, शाबाश। लॉर्ड रीडिंग 1921 के टाइम थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन पार्टनर बंगाल, इस लॉर्ड कर्जन के बाद ही फिर ये आए थे हर्डिंग। लॉर्ड कर्जन के टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, लॉर्ड हर्डिंग के टाइम उस पार्टीशन को खत्म किया गया। क्वेश्चन 84. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द आउटकम ऑफ द साइमन कमीशन ऑफ 1928? इनमें से कौन सा एक्ट था, कौन सा एक्ट ऐसा है जो कि आउटकम है किसका? साइमन कमीशन का, जो कि साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दिया था उसके बेस पे एक्ट आया। तो ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रोल आउट एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा एक्ट बनाया गया था? ओबियसली को जब 1928 में साइमन कमीशन आया उसके बाद कौन सा एक्ट आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, शाबाश, ये इसका आंसर है। ओके, 85 क्वेश्चन. Which leader took over the leadership of salt सत्याग्रह when गांधी जी was arrested during the movement? जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, तो किस लीडर ने फिर गांधी जी के बाद वो साल्ट सत्याग्रह की लीडरशिप ली, अपने अंडर लीड किया? ठीक है, 85 का आंसर क्या है? अब्बास त्याबजी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजागोपालाचार्य। तो किसने ऐसा किया? अब्बास त्याबजी ने। शाबाश। Question 86. Which of the following Governor General passed the Indian Coinage and Paper Currency Act in 1899? ठीक है, 1899 में ये एक्ट किसने पास किया था? ऑप्शंस आर लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर, इसी ने किया था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे भी खतरनाक एक्ट आए थे, जैसे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था, तो पार्टीशन भी हुआ था, और जो है ये वाला कॉइनेज वाला एक्ट भी आया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? फ्री इंडिया का गवर्नर जनरल इनमें से कौन था सबसे पहले? ठीक है, 87 लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप सबको पता होगा 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, इस इंडिया का जो गवर्नर जनरल पहले रहा हुआ इसराय कौन? लॉर्ड माउंटबेटन ही रहा। दो डोमिनियंस में इनको पार्टीशन किया गया, एक तो इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन। पाकिस्तान का डोमिनियन जो उनका गवर्नर जनरल रहा वो जिन्ना जो है मोहम्मद अली मोहम्मद जिन्ना रहे, लेकिन यहाँ पे जो लॉर्ड माउंटबेटन रहे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 88. द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ऑन नवंबर 12, 1930 वाज चेयर्ड बाय होम? जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो उसको किसने चेयर किया था? कब हुई थी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? 12 नवंबर 1930 को हुई थी। तो किसने चेयर किया था उसको? ऑप्शंस आर लॉर्ड सैंकी, आर्थर हंडरसन, जॉर्ज 5 और रामसे मैकडोनाल्ड। चूज अ करेक्ट ऑप्शन। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने इनको सजेस्ट किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी
वो उसमें किसने चेयर किया था? उसमें चेयर आप सबको पता होगा, उसमें चेयर किया था रामसे मैकडोनाल्ड ने, क्योंकि रामसे मैकडोनाल्ड के नाम पे कम्युनल अवार्ड आया था, रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड, जिसको हम कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। शाबाश। हाउ मेनी डेलीगेट्स फ्रॉम इंडिया अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन? इंडिया से कितने डेलीगेट्स गए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में हुई थी रामसे मैकडोनाल्ड के अंदर? ठीक है, 74 डेलीगेट्स, 58 डेलीगेट्स, 52 डेलीगेट्स, 77 डेलीगेट्स। ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप याद रख लेना कितने गए थे। यहाँ से गए थे 74 डेलीगेट्स। शाबाश। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, उसको नोट डाउन कर लीजिए और उस टॉपिक को फिर से पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम से भी आप उस चैप्टर को, ये क्योंकि हर एक चैप्टर से निकाले हैं मैंने क्वेश्चंस, उस चैप्टर को आप फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन, सो दैट मैं आगे और कंपोनेंट्स के सेशंस लाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 90, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कराची सेशन ऑफ 1930? कराची सेशन भी बहुत मशहूर है, उसमें उन्होंने इकोनॉमिक प्लान और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की थी। कराची सेशन हुआ था 1931 में, कराची में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। इसमें प्रेसिडेंट कौन सा था, इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी जो है वो प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो ऑप्शंस आप देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द राइट ऑप्शन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कराची सेशन के प्रेसिडेंट। Who among the following was the Indian woman representative in the second round table conference held in 1931? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो वुमेन की रिप्रेजेंटेटिव कौन थी वहाँ पे? पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाइकआउट किया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस, और वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पता होना चाहिए सबको, जिसको ये नहीं पता है तो उसको हिस्ट्री फिर से पढ़नी लेनी चाहिए। सरोजनी नायडू ने वुमेन, इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। सरोजनी नायडू इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 92, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल? सिर्फ ओनली यही रहा है एज एन इंडियन गवर्नर जनरल, अपना हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल, और लास्ट गवर्नर जनरल कौन रहा? उसके बाद गवर्नर जनरलशिप खत्म की गई। ठीक है, तो ऑप्शंस आर लॉर्ड ललितगौड़, लॉर्ड इरविन, अरबिंदो घोष, सिराजा गोपालाचार्य। लॉर्ड ललितगौड़ पहले ही थे, अगस्त ऑफर के टाइम 1940s में वो थे, 1940 में। लॉर्ड इरविन भी पहले थे जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम पे 1931 अराउंड। अरबिंदो घोष एक एक्सट्रीमिस्ट थे जिन्होंने फिर पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट दी। ठीक है, तो बचा क्या? सिराजा गोपालाचार्य। यही ऑप्शन है इसका, यही आंसर है, यही ऑप्शन सही है, यही आंसर है इसका। इज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल जो गवर्नर जनरल बने इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्वेश्चन 93, हु अमंग द फॉलोइंग रिफ्यूज टू अटेंड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असेंबल्ड ऑन नवंबर 17, 1932? किसने इस रिफ्यूज किया इसको अटेंड करने से, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को? ऑप्शंस आर द लेबर पार्टी फ्रॉम ब्रिटेन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द कंजर्वेटिव पार्टी, बोथ ए एंड बी। मैंने आपको अभी ये बताया था, है ना? तो इसका जो आंसर है वो है, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी बाइकआउट किया था और लेबर पार्टी फ्रॉम ब्रिटेन उन्होंने भी बाइकआउट किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपको याद रख लेना, इसका ज़्यादा आता है कि इसने बाइकआउट किया था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सो क्वेश्चन 94, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया ऑन 19 जुलाई 1905 को अनाउंस किया गया जुलाई में, फिर अक्टूबर में हुआ। किस वाइसरॉय ने किया था? ऑप्शंस आर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड हर्डिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबको पता है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पार्टीशन हुआ, इसी ने ये अनाउंस किया। ठीक है, शाबाश। तो लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग पैक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मैंने अभी बोला आपको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, कभी गलतियां होती हैं, आपको पता होता है लेकिन आप क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। जो लखनऊ पैक्ट और कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ था ना, वो कब हुआ था? सेशन वाज हेल्ड एट लखनऊ इन 1916। क्या ये सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, एम टू सेपरेट हिंदू कम्युनिटी फ्रॉम मुस्लिम्स। क्या ये सही है?
डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री, क्या ये सही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेडेड बाय बाल गंगाधर तिलक, तो क्या ये सही है? इनमें से क्या देखना है? हमें इनकरेक्ट देखना है, तो आप बताइए इनकरेक्ट कौन सा है। देखो सेशन हेल्ड हुआ लखनऊ में 1960 में, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने डोमिनियन स्टेट्स कंट्री के लिए डिमांड किया, ये भी सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को हेड किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ये भी सही। तिलक उस टाइम पे एक्टिव थे, लेकिन इसका एम बिल्कुल भी नहीं था हिंदू कम्युनिटी को मुस्लिम से में सेपरेट करना, क्योंकि ये पैक्ट ही हुआ था हिंदू और मुस्लिम, जो मुस्लिम लीग है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो आपस में क्लोज आए थे। उस टाइम पे उनका पैक्ट हुआ था, फिर से सुलह हो गई थी। इसके बाद है क्वेश्चन 96, पूना पैक्ट 1932 दैट ग्रांटेड न्यू राइट्स टू अनटचेबल्स वाज साइंड बिटवीन होम। जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, ये हुआ था सितंबर 1932 में, ये किसके बिटवीन हुआ था? आपको पता है रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड, जिसको हम कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, वो अगस्त में आया था, अगस्त 1932 में। फिर पूना पैक्ट हुआ, फिर जब कम्युनल अवार्ड आया तो गांधी जी ने क्या किया? फास्ट ऑन टू डेथ स्टार्ट किया। फिर वो पूना जेल में थे उस टाइम पे, इसलिए उसको पूना पैक्ट बोलते हैं। फिर B.R. अम्बेडकर वहाँ ही गए महात्मा गांधी के पास, फिर उनका बीच में एग्रीमेंट हुआ, उसी को हम पूना पैक्ट बोलते हैं। बोला कि इनको हम रिजर्वेशन बढ़ा देंगे इनकी, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रखो, ये कि बहुत हार्मफुल है उनके लिए। तो महात्मा गांधी बिल्कुल इसके खिलाफ थे। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 में, पूना जेल में जब महात्मा गांधी थे। ठीक है, शाबाश। Who among the following was one of the founders of Hindustan Socialistic Republic Association? इनमें से कौन था फाउंडर HSRA का, जिसको फिर लास्ट में नाम रखा गया था HRA भी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का फाउंडर कौन था? ऑप्शंस आर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ये सबको पता होगा, आपको ऑप्शंस देखिए पता चलता है। सुभाष चंद्र बोस तो नहीं थे, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी नहीं, कभी आपने देखा होगा। HSRA के रिलेटेड भगत सिंह ही थे, वो ही वन ऑफ द रेवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने जो फाउंडर थे HSRA के, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन के भगत सिंह फाउंडर थे। Question 98, which of the following combination of alternative names and the original names of the persons is matched correctly? अच्छा, कोई टाइटल दिया गया है ना बहुत सारे पर्सनालिटीज को, वो इसमें किनका करेक्टली मैच किया गया है? ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी, पैरट ऑफ पैरट सरदार पटेल, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया दयानंद सरस्वती, एंड तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ओनली वन करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 and 3 करेक्ट है, ऑप्शन 1 and 2 करेक्ट है, ओनली 3 करेक्ट है। आप इसको चेक कर लीजिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी को बोलते हैं, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। तो ऑप्शन बी 1 and 3 इज द राइट आंसर। Question 99, the Gandhi-Irwin Pact to suspend the civil disobedience movement was signed in which year? क्योंकि गांधी और वाइसराय जो था उस टाइम पे लॉर्ड इरविन थे ना, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने का बोला गांधी जी ने, और लेकिन उसके बदले उन्होंने बोला कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्ट लेंगे, लेकिन कुछ शर्तें थी, उनने कुछ डिमांड्स रखी थी, जो कि इरविन ने भी कुछ डिमांड्स मानी, कुछ नहीं मानी, लेकिन यहाँ से फिर गांधी जी ने बोला कि हम सस्पेंड करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्ट लेंगे। तो ये किस ईयर में हुआ था? ऑप्शंस आर 1932, 1933, 1931, 1930। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुई थी। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। 1930 क्योंकि लॉर्ड इरविन भी 1931 में थे, वाइसराय थे, तो 1931 इज द राइट आंसर। गांधी इरविन पैक्ट 1931 ईयर में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 100। Who among the following personalities was the advocate at the famous INA trials? इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स जब हुए थे न्यू दिल्ली में, और इनमें से कौन एडवोकेट, जिन्होंने उनको डिफेंड करने की कोशिश की एज एन एडवोकेट, कौन थे इनमें से? क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे ना, पहले जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हम नेशनलिस्ट थे पहले, वो ज़्यादातर लॉ पढ़े हुए थे, लॉयर्स ही उनमें से ज़्यादा थे। ठीक है, ऑप्शन आर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बुलाभाई देसाई, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसने इनको डिफेंड किया एज एन एडवोकेट, कौन था वहाँ पे? एंड सबको ये पता होना चाहिए, राइट आंसर इज बुलाभाई देसाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बुल्ला भाई देसाई was acted as an advocate at the famous इंडियन आर्मी ट्रायल्स, ठीक है, 1945 में शायद हुई थी ना। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, या कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आए वो आपको जहन में रखने हैं, वो नोट करने हैं, और फिर वो टॉपिक्स आप फील्ड से पढ़ लीजिए। दैट मीन्स आपको ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैंने डाले थे हर एक टॉपिक से मॉडर्न हिस्ट्री के, जो कि मैंने 3 पार्ट्स में इनको बनाया था इस मैराथन सेशन को। पूरे 100 क्वेश्चंस हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए। और अगर आप चाहते हैं किसी और कंपोनेंट पे मैं मैराथन सेशन लाऊं एमसीक्यूज़ का, आप लिख सकते हैं। और भी अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो दैट मैं यूट्यूब पे लाऊंगी। बाकी अगर आपको बैच में ज्वाइन होना है उसके लिए आप WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो दैट सबको फ़ायदा मिले, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।